बार बार चर्चा आई। 133 अलंकारों का वर्णन किया है। बहुत सारे नए अलंकार उद्भावित किए हैं, जैसे प्रस्तुतांकुर अलंकार, अल्प, कारक, कारक दीपक, ललित, मुद्रा, रत्नावली, और बहुत ही सुंदर और पठनीय ग्रंथ है। अगर आप वलयानंद देखें, वलयानंद एक्चुअली जयदेव के चंद्रालोक की व्याख्या है। चंद्रालोक का पांचवा मयूख जो है वो अलंकार संबंधी है। उसी का विस्तारण जो है वो वलयानंद में है। तो पंडित राज जगन्नाथ फिर आते हैं। आप जानते हैं कि बहुत बड़े विद्वान थे, और जो पाश्चात्य भारतविद इंडोलॉजिस्ट हैं वो तो ये कहते हैं कि पंडित राज जगन्नाथ पर ही संस्कृत की कविता और काव्यशास्त्र सब समाप्त हो गया। लेकिन ये अतिरेक है, वो निरंतर चलता रहा। पंडित राज ने उन 133 अलंकारों में से और 70 अलंकारों फिर विश्वेश्वर आते हैं, और वो 18वीं शताब्दी में विद्यमान हैं, जिनकी चर्चा हमने की थी। उन्होंने बहुत बहुत कम कर दिया। तो इस तरह से अलंकार शास्त्र का 2500 सालों का इतिहास, अलंकारों की महत्ता के तारतम्य का इतिहास है, उनकी संख्या के तारतम्य का इतिहास है, और उनके केंद्र से लेकर के परिधि में जाने और परिधि से लेकर के केंद्र तक आने का इतिहास है, जो कि बहुत ही रोचक है। और मेरे पास समय कुछ है क्या, आयोजक महोदय? यद्यपि बहुत ज्यादा समाचार सर करते तो अच्छा रहता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों को भी उसमें रहना होगा, प्रश्नोत्तर भी होगा तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम समाहार के तौर पर वर्गीकरण के प्रकारों की थोड़ी सी चर्चा, मुझे लगता है 5 मिनट कर लें। शब्दालंकार और अर्थालंकार का अंतर किस आधार पर है, तो वो अन्वय व्यतिरेक के आधार पर है या आश्रय आश्रयी भाव के आधार पर है, ये चीज। और फिर अर्थालंकारों का जो आंतरिक विभाजन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि मैंने कहा कि विभाजन जो है वो बड़े ही मनोवैज्ञानिक आधार पर किए गए हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा आधार है वो सादृश्य है, और विरोध भी है। सादृश्य जो है, सादृश्य विरोध से व्यंग्य प्रकट होता है। जब विरोध करता है वो, यद्यपि व्यंग्य ही नहीं प्रकट होता है, कवि जो चाहता है वो प्रकट करता है। अपारे सा काव्य संसारे कविरेकः प्रजापति। जैसे वो विरोध करता है, कि विरोध कहता है दृढ़ उर्जत टूटत कुटुम्ब। उलझती तो आंखें हैं लेकिन टूट जाते हैं परिवार, बिहारी कह रहे हैं। तो आप देखें, कार्य कहीं और, कारण कहीं और है और कार्य कहीं और हो रहा है, तो वो विरोध है। उसमें भी एक अजीब तरह का चमत्कार है, क्योंकि संसार जो है वो विरोधों और सादृश्यों दोनों से मिलकर के बना है। आप देखें कि घर में, आपके घर में कितनी पारस्परिक निकटता है, फिर भी पारस्परिक कितना वैषम्य है। तो ये वैषम्य और सादृश्य दोनों से चूंकि संसार मिलकर के बना हुआ है, और कवि जो है वो संसार का सूक्ष्म पर्यवेक्षक होता है। इसलिए आप देखते हैं अलंकार जो है वो सादृश्य और विरोध दो प्रमुख उस पे आधारित होते हैं। रुय्यक ने बहुत सुंदर वर्गीकरण किया है, जो वर्गीकरण अंत तक मान्य रहा। उन्होंने कहा कि तीन हम आधार देते हैं: पौनरुक्ति मूलक, पुनरुक्ति, रिपीटिशन, और दूसरा सादृश्य, सिमिलैरिटी, और तीसरा वर्ग बताया सादृश्येतर वर्ग। तो पुनरुक्ति जो है वो आप जानते हैं कि वो शब्दालंकारों के स्तर पर देखा जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पौनरुक्त्य जो है वो भी सादृश्य का ही एक प्रकार है। आप कैसे कह सकते हैं कि कनक कनक के सौनु, ये तो खैर यमक है, लेकिन तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, तो की आवृत्ति है। क्योंकि तो और तो का सादृश्य आप पहले देखते हैं, उसके बाद पुनरुक्ति देखते हैं। तो सादृश्य भी एक तरह की आर्थ पुनरुक्ति है, एक सिमेंटिक रिपीटिशन है, और पुनरुक्ति भी एक तरह का शाब्द सिमिलैरिटी है, शाब्द सादृश्य है। इसलिए दोनों में आ, बहुत अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इसलिए दिखाई पड़ता है कि एक शब्द के स्तर पर देखते हैं तो उसको हम पुनरुक्ति कहते हैं,
अर्थ के स्तर पर देखते हैं तो उसको सादृश्य कहते हैं। तो पुनरुक्ति मूलक अलंकारों में वृत्त्यनुप्रास, अनुप्रास, यमक, लाटानुप्रास इत्यादि है। फिर सादृश्य मूलक जो अलंकार है वो सबसे बड़ा वर्ग है। इसीलिए तो चित्र मीमांसाकार की बात मैंने कही कि उपमयिका शैलूषी संप्राप्ता चित्र भूमिका भेदान रंजयति काव्यरंगे नृत्यंती तद्विरामुचेता। तो उपमा ही एक नर्तकी है जो अलग अलग रूपों को धारण करके आती है। जो समझने वाले हैं समझ जाते हैं, और जो नहीं समझने वाले कहते हैं तो बिल्कुल अलग हो गई, अलग रूप धारण करके आ गई। तो और सादृश्य भी दो प्रकार का सादृश्य होता है, जैसे वाच्य सादृश्य और गम्य सादृश्य। जैसे दो उदाहरण हम देखते हैं, तुम्हारा मुख चंद्रमा की तरह है, इसमें सादृश्य जो है, सदृशता जो है वो वाच्य है। वाच्य यानी अभिधा के स्तर पर सपाट कह दिया गया। लेकिन अगर रूपक में बयान किया जाए तो, या रूपकातिशयोक्ति में बयान किया जाए, या व्यतिरेक में बयान किया जाए, तो वो गम्य सादृश्य हो जाएगा। सादृश्य तो है वहां, लेकिन वो गम्य सादृश्य है। जैसे अगर दीपक में ये कहा जाए कि तुम्हारा मुख और चांद दोनों रात में अधिक चमकते हैं, तो आप देखिए इन दोनों में क्या, इन दोनों एक्चुअली ये उपमा है, दोनों में सादृश्य बताया जा रहा है। लग नहीं रहा है सादृश्य है, सादृश्य किसी तरह से कह रहा है, लेकिन अंततः व्यंजना सादृश्य की हो रही है, और सादृश्य के बाद भी व्यंजना होती है। जैसे तुम्हारा मुख चांद है, ये रूपक है, और इसमें जो व्यंग्य है वो उपमा है। यानी तुम्हारा मुख चांद है, तुम्हारा मुख चांद नहीं हो सकता कभी भी, सब लोग जानते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम्हारा मुख चांद जैसा है। और तुम्हारा मुख चांद जैसा क्यों है? इसकी सारी व्यंजनाएं हैं। तुम्हारा मुख बहुत सुंदर है, सुडौल है, आह्लादक है, दुष्प्राप है। तो गम्य सादृश्य और वाच्य सादृश्य। फिर सादृश्येतर वर्ग में सबसे बड़ा जो वर्ग है वो विरोध मूलक अलंकारों का है। फिर कुछ श्रृंखलाबंध मूलक, न्याय मूलक इत्यादि स्वाभाविक अलंकार। तो दो जो है वो प्रमुख सादृश्य और विरोध के जो दो अलंकार हैं वो हैं। कई बार ऐसा होता है कि अलंकार जो है वो दो शब्दों, जो सादृश्य हैं वो दो शब्दों में बताए जाते हैं। लेकिन एक अलंकारों का बहुत बड़ा वर्ग है जो जानना चाहिए, वो वाक्य के स्तर पर होते हैं। यानी दो वाक्यों में, दो सेंटेंस मीनिंग में अलंकार जो है वो सादृश्य दिखाई पड़ता है। तो जो अर्थांतर न्यास है, या दृष्टांत है, निदर्शना है, प्रतिवस्तुपमा है, ये सारे अलंकार दो वाक्यों के स्तर पर होते हैं। जैसे तुम्हारा मुख चंद्रमा है, तो चंद्रमा और मुख के स्तर पर अलंकार प्रभावी हो रहा है। लेकिन अगर जैसे फैज का ये शेर कहा जाए, सागर तो खनकते हैं शराब आए ना आए, बादल तो गरजते हैं घटा बरसे न बरसे। तो बातें तो होती हैं, काम हो चाहे ना हो, तो बातें होती हैं, काम हो चाहे ना हो। ये दोनों जो वाक्य हैं वो उपमान और उपमेय भाव से आ गए, दोनों में सदृशता है। तो या व्यतिरेक अलंकार है। तो आप देखें जो सबके हिंदी है, खास तौर पर थोड़ा सा हम फारसी की भी चर्चा कर लें, जिसके बिना ईरान में रहने का तर्ज अदा नहीं होगा। जब फारसी की बड़ी लंबी चौड़ी काव्य परंपरा है, लेकिन एक बड़ी अद्भुत काव्य परंपरा या उसका स्टाइल है, वो है सबके हिंदी। सबके हिंदी यानी भारतीय काव्य शास्त्र, फारसी कविता का भारतीय शैली। और उसको विशेष रूप से कैसे पहचानते हैं? इन्हीं अलंकारों से पहचानते हैं। ये अलंकार ईरान में प्रयुक्त नहीं हुए हैं। वाक्य स्तर पर जो अर्थांतर, न्यास इत्यादि अलंकार हैं वो भारतीय शैली के फारसी कवियों में मिलते हैं। और बाकी विशिष्टताएं जो पेचीदा गोई और ये सारी चीजें तो है ही। जैसे एक शायर हमारे साइद तबरेजी हैं, जो बहुत बड़े कवि हैं, और उनका एक शेर मैं अगर कहूं, कहते हैं कि दूर दस्तन राब एहसन याद करदन हिम्मतस्त, वरना हर नखली के पाए खुद समरमी अफकनद। ये फारसी कविता। इसका तात्पर्य ये है कि जो हमसे दूर बैठे हैं
उनको, उन पर अगर हमारी कृपा, हमारा लुत्फ पहुंचे तो ये बड़ी बात हुई, नहीं तो। अब ये वाक्य हो गया, देखिए अब दूसरा वाक्य ले आ रहे हैं इसी के समर्थन में, जो अर्थांतर न्यास का प्राण होता है। वो कहते हैं कि नहीं तो हर ऐरा गैरा पेड़ भी अपने फलों को अपने पैरों पर डाल ही देता है। बहुत थोड़े ऐसे पेड़ होते हैं जिनके फल दूर तक पहुंच पाते हैं। तो हर ऐरा गैरा पेड़ अपने फल को अपने पैरों पर डालता है। ये वाक्य ये हो गया, और दूसरा वाक्य हो गया। तो पहले वाक्य का समर्थन जो है वो दूसरे वाक्य से हो रहा है। तो इस तरह के अलंकार जो है एक अलग वर्ग है उनका, वाक्यार्थ गम्य सादृश्य मूलक वर्ग कहते हैं उसमें। यानी ये सादृश्य जो है वो वाक्यार्थ के स्तर पर हो रहा है, शब्दार्थ के यानी पदार्थ के स्तर पर नहीं हो रहा है। और विरोध मूलक अलंकार जो हैं, आप देखें महाकवियों में विरोध मूलक अलंकार बहुत होते हैं। खासकर व्यंजना व्यवस्था की विद्रूपता को बताने वाले जो हैं वो विरोध मूलक अलंकार को जरूर उसको व्यक्त करते हैं। जैसे अभी दृग ऊर्जत इत्यादि, या लगा लगी लोइन करें नाहक मन बज बज जाए। तो आंखें लगा लगी करती हैं और मन जो है वो बंध जाता है। मन बेचारे ने कुछ नहीं किया, आंखें लड़ी और मन को उसका दुष्प्रभाव हुआ। या ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। विपरीत, सारे से विपरीत। तो जैसे नेता लोग कहते तो कुछ और हैं और होता कुछ और है। अधिकतर उनके वाक्यों में विरोधाभास, विरोध का अलंकार होता ही होता है। विरोधाभास एक अलंकार, एक अलग अलंकार है, उसमें वस्तुतः विरोध नहीं होता है। तो नेताओं के वाक्य में विरोधाभास हो ना हो, विरोध जरूर होता है। मतलब वो जो कहते हैं वो करते नहीं। तो उसको कवि जो है इस तरह से कर पाता है। बाकी श्रृंखलाबंध मूलक बहुत सारे अलंकार हैं। और अलंकारवादियों ने तो रस को भी अलंकार में रख दिया है, तो इसलिए रसादि मूलक अलंकार जो है वो रसवत, प्रिय, ऊर्जस्वी, समाहित, भावोदय, भाव संधि, पौषबलता, ये सारे जिसको रसवादी, अब ये भी एक तरह का अतिरेक है। जबरदस्ती उसको अलंकार में डाल देना उनके साथ अन्याय है, क्योंकि रस जो है वो कभी भी अलंकार की कोटि में नहीं आता। ये बात तो सही है। और उनको बाद के जो अलंकारिक हैं उन्होंने भावोदय, भावसंधि, भाव सबलता, समाहित इत्यादि की कल्पना करके उसमें भी डाल दी। फिर एक सुंदर सा अलंकार है स्वभावोक्ति अलंकार, जहां कोई अलंकार नहीं होता लेकिन हमारा मन मोह लेता है, जैसा है वैसा ही वर्णन कर देना, ये स्वभावोक्ति अलंकार। उसमें काव्यशास्त्र में एक लंबी चौड़ी भामा से लेकर के ये झगड़ा है कि हम स्वभावोक्ति को अलंकार माने या ना माने। फिर एक मिश्रित वर्ग भी है, आप जानते हैं, संकर और संश्लिष्ट, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार अलंकारों के स्वरूप विकास को जो हम देखते हैं तो उनके समांतर हम वर्गीकरण का भी विकास देखते हैं। और उनके वर्गीकरण में मुख्यतया रुद्रट, भोज और रुय्यक, इन तीन आचार्यों ने बड़ा अद्भुत प्रयास किया। रुय्यक का वर्गीकरण सबसे सूक्ष्म और वैज्ञानिक और प्रौढ़ है, और बाद के आचार्य ने भी इसे ही ग्रहण कर लिया था। और उस वर्गीकरण का आधार जब आप देखते हैं कि मुख्य रूप से सादृश्य और विरोध है, और वो सादृश्य और विरोध इस संसार की संघटना की ओर इशारा करता है, जिसको कवि स्वाभाविक रूप से ग्रहण करता है, क्योंकि संसार की प्रकृति ही ऐसी है। और उन सादृश्य और विरोध मूलक अलंकारों के माध्यम से वो संसार की विद्रूपता और संसार के सामंजस्य, यानी संसार यद्यपि विद्रूप है लेकिन फिर भी उसमें सामंजस्य की गुंजाइश है, इन दोनों चीजों को वो क्रमशः विरोध मूलक और सादृश्य मूलक अलंकारों के माध्यम से, या ये कहें कि अलंकारों के माध्यम से व्यक्त करता है। और इसलिए उसकी उक्ति जो है वो सामान्य भाषिक उक्तियों की अपेक्षा बहुत अधिक ग्राही होती है, और वो काव्य के पद पर, कविता के पद पर प्रतिष्ठित हो पाती है। आप लोगों ने बहुत धैर्य धीरज से सुना।
मुझे बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का, विशेष रूप से आयोजकों का आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों से सुनना चाहूंगा, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर मेरे पास होंगी। सर आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक अलंकार की अवधारणा का जो ऐतिहासिक स्वरूप है, यानी विभिन्न साहित्याचार्यों ने अलंकार को किस अभिप्राय से ग्रहण किया, उस पर प्रकाश डाला। अलंकारवादी आचार्यों ने किस तरीके से अलंकार के आशय का विस्तार किया, उसके भेद प्रभेदों को, अलंकारों की संख्या को कैसे विस्तृत किया, यहाँ तक कि दूसरे काव्य तत्वों को अलंकार में समाहित करने की कोशिश कैसे की, तथा इसके ठीक विपरीत अलंकार विरोधी आचार्यों ने कैसे अलंकार के सेंस यानी अभिप्राय को कैसे सीमित करने की कोशिश की, उसे बाह्य तत्व बनाने की, बाह्य तत्व तक सीमित करने की बात कही, उस पर आपने प्रकाश डाला। अलंकारों की संख्या विभिन्न महत्वपूर्ण आचार्यों ने कितनी कितनी मानी, उस पर प्रकाश डाला। अलंकारों के वर्गीकरण के क्रम में आपने उपमा और उपमा से जुड़े हुए तमाम औपम्य मूलक अलंकारों में कैसे समानता और कहने के अंदाज से थोड़ा बहुत भेद आता है, उसमें बड़ी का समझा जाता है, उसको प्रकाश डाला। विरोध मूलक अलंकारों पर प्रकाश डालते हुए आपने महाकवि बिहारी से 2-3 महत्वपूर्ण आपने उदाहरण प्रस्तुत किए और ये बताया कि विरोध मूलक अलंकार महाकवियों के पास बहुतायत पाए जाते हैं, ये उनमें सामर्थ्य होती है। अलंकार की वजह से ही काव्य सुखदाय होता साधारण इंसान के लिए ही। अलंकार की महत्ता इस बात से भी है कि पूरे काव्य शास्त्र को अलंकार शास्त्र संस्कृत साहित्य, संस्कृत आचार्यों की परंपरा में संस्कृत इतिहास में पाया जाता है। साथ ही आपने ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जीवन में भी उस समानता तलाशने की जरूरत न सिर्फ काव्य में, वो जीवन साचर्य दाम्पत्य जीवन में भी चलती है। तो बहुत विस्तार से आपने अलंकार के जो काव्य शास्त्र का इतिहास, उसमें उसका स्वरूप है, उसकी पड़ताल की। इसके लिए सर आपको हृदय से साधुवाद। मैं बहुत आदर पूर्वक प्रोफेसर संजीव दुबे सर से ये जानना चाहता हूँ कि सर जो आपने 4 नाम सुझाए हैं, डॉक्टर निशा शर्मा, दर्शनी जी, कुमुद तिवारी जी और डॉक्टर विद्याशंकर जी, इनकी टिप्पणियां पहले लेनी है या प्रतिभागियों के प्रश्न? पहले प्रश्न करा दे, पहले प्रश्न करा दे। सर मैं बहुत आदर पूर्वक अब तकनीकी संचालन कर रहे आदरणीय डॉक्टर राजेश पासवान सर से निवेदन करता हूं कि जो भी प्रश्न लिखित रूप में उपलब्ध हैं शाबाशी मंच पर सर क्रमशः प्रस्तुत करने का कष्ट करें। डॉक्टर निशा शर्मा जी से सादर निवेदन है कि आप इस 6 दिवसीय कार्यशाला पर अपनी संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर निशा शर्मा जी। सादर प्रणाम आप सभी को। और यह 6 दिवसीय जो गंगा धार प्रस्थार बह रही है, इसमें हम सभी इतनी गर्मी में भी गोते लगाए हुए हैं, शीतलता का अनुभव कर रहे हैं। आवाज आ रही है सर हमारी? जी आ रही है। तो ये जो सर भारतीय काव्य शास्त्र पर 6 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, इस पे मुझे अपनी छोटी सी टिप्पणी रखने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का। और आदरणीय प्रोफेसर संजीव दुबे सर जी, जिन्होंने भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद को एक सुदृढ़ संगठनात्मक संरचना दिया है, जिनके कुशल नेतृत्व में इस क्षमता संवर्धन कार्यशाला के संयोजक मंडल के दृढ़ निश्चयी साथियों, जैसा कि अभी शुक्ला सर ने कहा था कि जो संधियां हैं नाट्य शास्त्र में 5 संधियां, तो शुक्ला सर जी को लेके आप चारों जो संयोजक मंडल के सदस्य हैं, वो सबने इन संधियों का ही कार्य किया है। डॉक्टर कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी, डॉक्टर दीपक त्रिपाठी जी, डॉक्टर प्रवीण कुमार यादव जी और मैडम अनुपमा तिवारी जी। ये जो कार्यशाला चली है कि जिसमें पहले दिन से लेके और आज 6 दिनों तक की रस वक्रोक्त रीति ध्वनि औचित्य और अलंकार सठ संप्रदाय संपुष्ट सदा काव्य शास्त्र आधार, और इसमें हम लोगों ने जो सुना कि बड़े बड़े विद्वानों को लेकर के आप आए, ये हमारा सौभाग्य रहा कि हम जिन्हें नहीं जानते थे उन्हें आभासी पटल पर इतने विस्तृत रूप से उनको जानने, सुनने, उनके ज्ञान को आत्मसात करने का अवसर मिला है। तो रस लेकर आए वल्लभ जी, कृष्ण मूर्ति जी लिए वक्रोक्ति, शुक्ला सरकार रीत निर्वहन, ध्वनि मिश्रा जी का उद्बोध, औचित्य चर्चा पर सरकार प्रोफेसर शुक्ल लिए अलंकार।
और अपने उद्बोधन से मान्यवर किया आप सबने उपकार। तो ये हम सभी नवनियुक्त अध्यापकों को, जिन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, जानना है, समझना है, अपने अध्यापन को अधिक प्रभावी ढंग से कैसे हम अपने छात्रों को और विशिष्ट जानकारी दे सकें, उनको अवगत करा सकें, इस तरह की संगति और विशिष्ट ज्ञान के बिना संभव नहीं था जो ये 6 दिनों से चल रहा है। जिन खोजा तिन पाइया गहरी पानी है। तो आप लोग ऐसे मोटे निकाल करके लाए हैं, उसका अवगाहन हम सब कर रहे हैं। अपनी तरह की यह एक अनूठी कार्यशाला रही है, जिसमें हम सभी लाभान्वित होते रहेंगे, टिप्पणियां आती रही। इसमें लगभग 200-250 लोग रोज, जैसा कि पासवान सर ने बताया, कि सभी जुड़े हुए हैं, कोई फेसबुक के माध्यम से और इससे पहले जूम लिंक के माध्यम से, आज मीट, गूगल मीट के द्वारा। तो ये अद्भुत कार्यशाला रही और इस तरह की कार्यशाला का आयोजन आगे हम सभी साथियों की इच्छा है कि फिर से ऐसी होनी चाहिए। पाश्चात्य किताब शास्त्र पर भी, आज के आलोचना पर भी, अनुवाद पर भी, जो जो विधियां हैं साहित्य की, उन सब पर इस तरह का सुनने का अवसर मिले तो यह हम सबके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। और सर, एक बात और कहना चाहूंगी कि विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, चाणक्य का जो है नीति शास्त्र का श्लोक है, स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो आप सब ऐसे विद्वत्गण हैं जो पूरे समाज को ही एक कर्णधार के रूप में आगे बढ़ाने का, शिक्षा को और प्रशस्त करने का और सुदृढ़ करने का कार्य निरंतर कर रहे हैं। और हम सब ऐसे ही फल लेते रहें कि जैसे रहीमदास जी ने कहा था कि कदली सेक भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, और जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दे। तो ये जो हमें फलों की प्राप्ति हो रही है, अलंकारों के माध्यम से, रस के माध्यम से, काव्यांगों के सारे विषयों पर जो चर्चा की गई दिवसीय, या अद्भुत रहा, अनोखा रहा। आप सभी को अत्यंत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई आगे के लिए। और हम सभी इससे लाभान्वित हुए, उपकार आपके उद्बोधन का रहा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष आप। धन्यवाद डॉक्टर निशा मैम। अब ईशू हैदराबाद से डॉक्टर प्रियदर्शनी नारायण जी जुड़ी हुई हैं। मैम, आप सादर आमंत्रित हैं इस 6 दिवसीय कार्यशाला पर अपनी संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु। पहले तो मैं परिषद के सभी सम्मानित सदस्यों को बहुत नमस्कार करना चाहूंगी, यथोचित अभिवादन भेजती हूँ उन्हें। और यह जो 6 दिवसीय कार्यशाला हुई है, ये अपने आप में कई मामलों में विशिष्ट लगती है। सबका आगे की कविता है असाध्य वीणा, और असाध्य वीणा में जब सहसा वीणा झंझना उठी, सब तीरे सब पार उठे। सबके अपने अपने अनुभव होंगे, मेरे भी अपने अनुभव हैं। मैं बहुत काव्यात्मक टिप्पणी तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं 2 भागों में अपनी बात रखना चाहूंगी। एक तो इस कार्यशाला पर, दूसरी परिषद की सक्रियता। तो यह कार्यशाला अक्सर हम जब वो एक्सपर्ट्स के नाम या विषय विशेषज्ञों के नाम भेजते हैं, तो इन दिनों में तकरीबन 15 सालों से देख पा रही हूँ कि काव्य शास्त्र के विशेषज्ञ और भाषा विशेषज्ञों के नाम नहीं आते हैं। और क्यों नहीं आते हैं, इसके पीछे ऐसा नहीं है कि हम ही दोषी हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई उस तरह से हो नहीं सकी। हम सभी जानते हैं विश्वविद्यालयों की स्थितियां क्या होती हैं। कभी कभी पेपर अरेंज करके मास्टरों को दिए जाते हैं या प्रोफेसर्स को दिए जाते हैं, वो तैयारी करके पढ़ाते हैं। तो जैसी हमारी पृष्ठभूमि बनती है, वैसा ही हमारी अभिव्यक्ति हो पाती है। तो यह जो क्षीणता आई है इन विषयों में, उसका कहीं न कहीं कारण वह है। ये कार्यशाला मुझे उसी क्षीणता को पूरे करने का एक माध्यम भी समझ में आई, क्योंकि हम फिर से एक तरीके से रिफ्रेश हुए। हमारे सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छे से अपने विषयों के साथ न्याय किया, लेकिन निश्चित रूप से मैं बलराम जी का और राधा वल्लभ जी का, शशांक जी का और अन्य वक्ताओं का भी नाम लूंगी, क्योंकि कुछ वक्ता ऐसे थे जिन्होंने हमें उन चित्रों को दिखाया जिनके पार हम नहीं देख सकते थे। बहुत सारी बातें जो हम पढ़ने, सुनने, समझने, भेद स्वरूप उपभेद को समझ पाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें जो संभावनाओं में कही गई कि इस तरह से भी देखा जा सकता है, वो मैं अपने लिए निजी रूप से उपलब्धि मानती हूँ, क्योंकि वह दृष्टि मेरी विकसित नहीं थी।
और ये जो इस पूरे शिल्पकार हैं परिषद के, ये जो संजीव जी हैं जिन्होंने इस कारवां का ईंधन है, उन्होंने बहुत अच्छी नियोजना की। इस तरीके के कार्यक्रम निरंतर हो रहे हैं जब से हमारी संगोष्ठी हुई है तब से। तो संगोष्ठी हुई, 2 एकल व्याख्यान हुए, एक 6 दिवसीय कार्यशाला हुई, हमारी पत्रिका भी अभी आ रही है। तो हम अपनी गति में तो बिल्कुल गतिमान है और ये अत्यंत हर्ष का भी विषय है और कम समय में गर्व करने का भी विषय है, जिसका सारा श्रेय हमारे हिंदी परिषद के साथियों को जाता है। इस कार्यशाला के 4 शिल्पकार डॉक्टर कृष्ण, डॉक्टर प्रवीण जी, डॉक्टर अनुपमा मैम और डॉक्टर दीपक जी, इनको भी इस गठन के लिए जो एक मजबूत संरचना हुई ना, एक व्यूह सा बनाया गया जिससे कोई डगमग नहीं हुआ। और सबसे सुंदर बात यह थी कि इस व्यूह का भेदन भी हुआ, संचालन भी हुआ, सबको समझ में आया, सबने बातचीत की, प्रश्न आए। यही सारी चीजें उपलब्ध इस आयोजन की सार्थकता में गिनी जानी चाहिए। अब मैं सबको साधुवाद देती हूँ, आप चारों को। हमारी टेक्निकल टीम में भी राजेश जी जो बहुत धैर्य से, बहुत संयम से अपने काम को करते रहे हैं, सिंधु मैम, अनुपमा जी और दीपक जी, जितने लोग इसमें जुड़े हो, चाहे फिर पोस्टर बनाना हो या फिर लिंक जनरेट करना हो, ये अबाध गति से सिलसिला चला है। तो मैं सबको बधाई देती हूँ। दूसरे हिस्से की बात अब मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी अपेक्षाएं या हम सब की अपेक्षाएं क्या है परिषद से। जब इस परिषद का गठन हुआ तो हमने ये महसूस किया कि नई शिक्षा नीति केंद्र में था और एक जो नए तरीके से चीजों को, विषयों को देखने की बात थी, हम बातचीत के केंद्र में वह थी। ये बहुत अच्छी बात है कि हम काव्यशास्त्र जैसे विषयों से लाभान्वित हुई कार्यशाला पर। लेकिन मुझे लगता है कि जो इस समय इन दिनों आवाजें हैं कि हमको वैल्यू एडिड एजुकेशन चाहिए, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से भी आप इसे लें, अगर हमें मूल्य परक शिक्षा चाहिए, और ये मूल्य नैतिक मूल्य परक शिक्षा का आग्रह नहीं है, यह मूल्य अर्थशास्त्रीय शिक्षा के आग्रह का है, तो हम अपने हिंदी विषयों को अपडेटेड कैसे करें। हम जिस दिन इस कार्यशाला का उद्घाटन था, राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर संजीव जी ने भी कहा था, निवेदन किया था वक्ता से कि हमें आउटकम के संबंध में, हम इन विषयों के अधिगम के संबंध में क्या लिख सके, किस तरीके से हम इन महत्वपूर्ण वाङ्मयों को, ज्ञान को आज के समय के समतुल्य ला सके, उनमें संतुलन बिठा सके और ये कह सके कि हमारे बच्चे हिंदी क्यों पढ़े या फिर हम काव्यशास्त्र क्यों पढ़ाएं। इस पर चर्चा करना मुझे लगता है और भी जरूरी है कि हम आउटकम में क्या लिखते हैं, कोर्स आउटकम। जैसा कि ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को इस तरीके से नापा नहीं जा सकता। हम कोई ब्रांड साबुन, तेल, कंघी नहीं बेच रहे हैं। यह विषय है जो मनुष्यता, मानवीयता सिखाती है। लेकिन अब नीति की आवाज यही है, तो हमें इस आवाज का कोरस बनना है या अलग ध्वनि बन के कैसे अपने आप को दृढ़ रखना है, कैसे अपनी हिंदी दुनिया के अनुशासन और विषयों को एक जगह पर एकत्रित करना है जिससे ये अपडेटेड रहे। तो इस पर भी बात होनी चाहिए। रोजगार परक विषयों पर भी कुछ व्याख्यान, कुछ कार्यशालाएं होनी चाहिए, जैसे सिनेमा पर होना चाहिए, डबिंग होनी चाहिए, अनुवाद पर कार्यशाला, पत्रकारिता पर व्याख्यान हो, और साथ ही साथ हमें वह भाषा भी बताई जाए। परिषद यह तय करे कि हम किस तरह की भाषा में अपने काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, कहानी, उपन्यास, आलोचना, इन सब को लिख सके, जिससे कि हम अपने पाठ्यक्रम में को इस प्रकार से समृद्ध कर सके कि वह अपने आप में यह घोषित करता सा हो कि यह विषय भी आज के समय में बहुत अनिवार्य है। तो मैंने यह जरूरत समझी है, और जिस तरीके से मैं परिषद की सक्रियता देख रही हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि इन मामलों पर भी जल्द से जल्द कोई न कोई आयोजन, कोई न कोई रूपरेखा, विषय वस्तु तैयार जरूर होगी, होनी ही चाहिए, क्योंकि हमें जवाब देना है कि ये
पीओ और सीईओ जिससे आप सब जूझ रहे होंगे, कोर्स आउटकम, प्रोग्राम आउटकम, इनकी भाषा क्या हो, हम किस तरीके से काव्य शास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषय, बहुत सूक्ष्म नक्काशी वाले विषयों को अपने सिलेबस में लगाएं, और न केवल लगाएं बल्कि विद्यार्थियों को इन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें और उन्हें ये बता सके कि क्यों ये हमारे विकास के लिए, हमारे आंतरिक विकास के लिए अनिवार्य है। बाकी इसी के साथ ये मेरी अपेक्षा है परिषद से, और मुझे मैं जिस भी रूप में सहयोग दे सकूं मैं इसके लिए प्रस्तुत रहूंगी। आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का, उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबको पुनः धन्यवाद और बधाई। हम एक माइलस्टोन को और छू चुके हैं, और अब हम अगले कार्यक्रम की तरफ भी जरूर ही रूपरेखा जिसकी बन रही होगी। मुझे यह बातें कहनी थी, मुझे अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रियदर्शनी नारायण मैम। अब मैं बहुत आदरपूर्वक डॉक्टर प्रमोद तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ कि डॉक्टर प्रमोद जी आए और इस कार्यशाला पर अपनी संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करें। नमस्कार, मुझे लग रहा है मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही होगी। जी आ रही। इस समूह के द्वारा और फेसबुक और अन्य माध्यमों से जुड़े सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मेरे से पहले दो साथियों ने अपने प्रतिभाव में बहुत अच्छे से इस बात को रख दिया है कि यह कार्यशाला कितनी महत्वपूर्ण रही है, और मेरा भी ये मानना है कि भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद द्वारा भारतीय काव्यशास्त्र पर आयोजित यह क्षमता संवर्धन कार्यशाला अनेक दृष्टियों से अभूतपूर्व रही, और इसके लिए मैं प्रोफेसर संजीव दुबे जी को, डॉक्टर राजेश पासवान जी को और इससे संबंधित जितने भी संयोजक मंडल के साथी रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर अनुपमा जी हों, डॉक्टर प्रवीण हों, प्रोफेसर बिरपाल यादव हों या अन्य साथी, आप सभी को बधाई देता हूं। मैं एक पंक्ति जरूर उद्धृत करना चाहूंगा, क्योंकि 6 दिन की कार्यशाला 6 संप्रदायों पर केंद्रित रही, और बार बार हिंदी के विद्यार्थियों को ये कहा जाता है कि काव्य की आत्मा को लेकर इनमें बहुत संघर्ष जैसा पद प्रयोग किया जाता है। लेकिन पहले ही दिन प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी ने ये कह दिया था कि ये इनमें विरोध का नहीं, पूरकता का भाव। और इस कार्यशाला की एक सिद्धि यह भी रही कि अलग अलग बांटने की जो प्रकृति ज्यादातर रही है, और अक्सर शास्त्रीयता में और लोक में एक बड़ा फर्क यह है कि शास्त्र हर चीज को बांट कर देखता है और लोक ज्यादातर चीजों को जोड़ कर देखता है, और बांटकर जहां पहुंचते हैं जोड़कर भी वहीं पहुंच सकते हैं। मुझे ये लग रहा है कि यह कार्यशाला 6 संप्रदायों को जोड़कर देखने के लिए जो प्रस्थान बिंदु देती है, यह इस कार्यशाला की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि कही जाएगी कि हमारे विद्यार्थी और हमारे साथी आगे से देखें तो अलंकार को हे और रस को महान या ध्वनि को महान की दृष्टि से न देखें, बल्कि अलंकार, रस, ध्वनि, औचित्य और वक्रोक्ति आदि कहीं जुड़ते हैं, इस दृष्टि से देखें। दूसरी बात कि मैं थोड़ी सी चर्चा 1-2 मिनट में, 2 घंटे से आप सभी लोग जुड़े हुए हैं और हमारी संख्या 95-97 से 63 पहुंच चुकी है, तो आपके धैर्य की परीक्षा न लेते हुए भी 1-2 बिंदु रखने से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। पहली बात तो यही कि भारतीय काव्यशास्त्र के रूप में सामान्यतः हम संस्कृत काव्यशास्त्र का अध्ययन करते हैं, जबकि संस्कृत ही भारत नहीं है, बल्कि संस्कृत ने भारत की वाणी को बहुत बड़े अर्थों में आवाज दी है, लेकिन इसके अलावे भी बहुत कुछ बच जाता है। ये बात मेरे दिमाग में इसलिए आई कि बहुत सारे साथियों ने यह टिप्पणी की कि आने वाले कार्यक्रमों में हम लोग पाश्चात्य और काव्यशास्त्र के दूसरे पहलुओं की चर्चा करें। तो इस कार्यशाला की एक बड़ी सिद्धि यह भी रही है कि इसने उम्मीदें जगाई। लोग कहते हैं कि जैसा कि शायद प्रियदर्शनी जी बोल भी रही थी कि काव्यशास्त्र तुलनात्मक रूप से एक उपेक्षित विषय है, जल्दी इस पर लोग बातचीत नहीं करते और इसको बड़ा गंभीर और थोड़ा शास्त्रीय मानते हैं। लेकिन इसकी आवश्यकता कितनी है, इसका प्रमाण इस बात से चल रहा है कि 6 दिनों से लगातार 100 की संख्या जुटी रही, फेसबुक पर लोग इसे ढूंढते रहे, और जहां 25 श्रोता या दर्शक पाने में लोगों को पसीने छूट जाते हैं,
यहाँ आयोजकों की समस्या रही कि बाकी लोगों को कैसे जोड़ा जाए, 100 की सीमा के बाहर कैसे जोड़ा जाए। तो आने वाले समय की दृष्टि से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत दूसरी भाषाओं या दूसरे प्रविधियों से जुड़ करके हम काव्यशास्त्रीयता को कैसे समझें। मैं एक उदाहरण लेता हूँ। तमिल काव्यशास्त्र के दो दो पुस्तकें हैं, एक का नाम है अगत्तियम और दूसरे का नाम है तोलकाप्पियम। अगत्तियम आज उपलब्ध नहीं है क्योंकि एक बार सुनामी आया था और तमिलनाडु के जिस हिस्से में वो किताब रखी गई थी वो पूरा बाढ़ से ग्रस्त हो गया था। लेकिन तोलकाप्पियम में उस ग्रंथ की चर्चा होती है और तोलकाप्पियम की रचना 400 ईसा पूर्व में हुई। लेकिन उस किताब में न तो रस की चर्चा है न अलंकार की चर्चा है। हाँ, उपमा के अंतर्गत ये सभी समाहित है। रस सिद्धांत की चर्चा तमिल काव्य शास्त्र में लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी में होती है। तो क्या तमिल काव्य शास्त्रियों के पुरानी दृष्टि से देखकर हम साहित्य के किसी नए प्रस्थान बिंदु को समझ सकते हैं? या क्या इसी प्रकार संताली, तेलुगु या खासी भाषा में जो काव्य पद्धतियां रही हैं उनके विद्वानों को अगर हम लेकर आए तो हमें साहित्य को समझने की क्या कोई और दृष्टि मिल सकती है? ठीक इसी प्रकार पाश्चात्य काव्य शास्त्र की जब हम चर्चा करते हैं तो सामान्यतः लैटिन भाषा के साहित्य शास्त्र या अंग्रेजी को देखते हैं। उसमें पूरा अफ्रीका, पूरा का पूरा लैटिन अमेरिका और ऐसे बहुत सारे देश और उनकी काव्य शास्त्रीय पद्धतियां गायब होती, उनकी चर्चा नहीं होती। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के समानांतर क्या कोई पौर्वात्य काव्य शास्त्र भी हो सकता है? चीन का काव्य शास्त्र कहाँ है? जापान और इंडोनेशिया का काव्य शास्त्र कहाँ है? तो भारतीय प्राध्यापक परिषद आने वाले समय में इस बात के लिए भी प्रयासरत है कि हमारा पाठ्यक्रम ज्यादा से ज्यादा समावेशी बने। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि इस परिषद का कोई सदस्य जो आने वाले समय में पाठ्यक्रम निर्माण समिति का सदस्य रहे और वो बताए कि चीन और जापान की काव्य शास्त्रीय पद्धतियों को हिंदी के सिलेबस में स्थान देना चाहिए और वह अपने आप में एक नया प्रस्थान बिंदु हो सकता है। ठीक इसी प्रकार लोक एक नई दृष्टि से देखता है। तो यह कार्यशाला कुछ दृष्टियों से अगर हम देखें तो इसलिए महत्वपूर्ण रही है कि इसने बहुत सारे पाठकों और विद्वानों के भीतर यह भाव जगाया है कि हम उन विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं जिनको उतना फैशनेबल या उतना लोकप्रिय नहीं माना जाता और कविता कहानी से बाहर निकल करके भी इस पर बात की जा सकती। इसके लिए मैं आयोजक संघ से जुड़े सभी साथियों को और खास तौर से संजू दुबे और राजेश पासवान जी को विशेष बधाई देना चाहता हूं। और यह भी कि जब 2 दिन मुझे कुछ कार्य की व्यस्तता के कारण इस कार्यशाला से जुड़ने का अवसर नहीं मिला तो मैं थोड़ा दुखी हुआ और मुझे लगा कि बहुत कुछ छूट गया। हम लोग आने वाले समय में एक ऐसा माहौल बनाए कि हर व्यक्ति इंतजार करता मिले कि अगली कार्यशाला कब हो रही है। मुझे यहाँ बोलने के लिए मौका दिया गया, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं आप सभी को एक बार बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर प्रमोद तिवारी जी। मैं अब बहुत आदर पूर्वक डॉक्टर विद्यासागर सिंह सर को आमंत्रित करता हूँ। सर, आप अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें। जी नमस्कार, सभी को नमस्कार बहुवचन में। और मैं चाहता हूं कि मैं भागते हुए आया हूं घर पे अभी कि पता नहीं मेरी बारी कब बीच में आ जाए, तो इसलिए मैं अभी घर पहुंचा ही हूं। और मुझे लगता है कि देखिए जो प्रयास है अभी हमारे पीछे जितने भी हमारे साथी कुछ कह गए हैं वो सब कुछ वरेण्य है। ये प्रयास इतना अद्भुत है कि इस पर जितना भी कहा जाए वो कम है। लेकिन मैं थोड़ी दूसरी तरफ जा रहा हूं। जब हम लोग एमए कर रहे थे, नित्यानंद जी पढ़ाते थे रस अलंकार, तो उसमें जो है उतने योग्य शिक्षकों से पढ़ने के बाद भी बहुत क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि एमए की एक अपनी व्यवस्था होती है। मैं यहाँ भी मैं काव्यशास्त्र नहीं पढ़ाता हूँ, हिंदी साहित्य का इतिहास वगैरह और हिंदी आलोचना पढ़ाता हूँ। मुझे लगता है कि यह जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है इस पर हमें विचार करने की जरूरत है कि यह अछूता क्यों है, हम इसे बचते क्यों हैं। क्योंकि हम सभी शिक्षक हैं, यहाँ कोई शोधार्थी और विद्यार्थी नहीं है। तो हमें इससे जूझना होगा। पहली बात तो ये है
स्वयं के स्तर पे भी, कक्षा के स्तर पे भी और विद्यार्थी के स्तर पे भी। विद्यार्थियों में अक्सर देखने को ये प्रवृत्ति होती है कि सर भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र ये चीजें जो हैं बहुत ज्यादा रटना पड़ता है। और मैं जब राधा वल्लभ त्रिपाठी जी को सुन रहा था, और मेरा सौभाग्य है कि मैं 6 दिन जुड़ा रहा, एक दिन वो टेक द प्लेस के चक्कर में मैं आधे घंटे लेट से जुड़ा, वो भी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में ही ये आंधी आई हुई है और शायद कहीं नहीं है जैसा मैं समझ रहा हूं। तो उसी में आधे घंटे 45 मिनट लेट से जुड़ा, लेकिन 3-4 लोगों को सुनने के बाद तो ये लगा, देखिए एक बात तो हमें माननी होगी कि हम सब यहाँ अध्यापक हैं, और अध्यापक को चीजों को समझाने के लिए कहा जाता है कि विद्वान होना एक बात होती है, कनेक्ट करना दूसरी बात होती है। कनेक्ट सभी नहीं कर पाते। हम लोग एक से एक बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे ड्यू में जिनकी क्लास हम लोग कम करते थे, 9 के बराबर करते थे। ऐसा नहीं है कि उनकी योग्यता में कोई कमी थी, लेकिन जो क्लास में जो कनेक्ट करना होता है वो सबसे बड़ी बात होती है। यहां भी मैंने देखा कि 1-2 लोग जो स्वयं के स्तर पे बहुत स्पष्ट थे, लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूं कि मुझे कनेक्ट करने में दिक्कत आई 1-2 लेक्चर में। लेकिन मैं 1-2 लोगों का नाम जरूर उद्धृत करना चाहूंगा, जैसे कि त्रिपाठी जी, वो तो भाई हमारी परंपरा के महत्वपूर्ण विद्वान हैं। उसके बाद मिश्र जी जुड़े थे भागलपुर से। उसके बाद आज का जो लेक्चर हुआ है, तो ये ऐसा मुझे लगा कि भाई एक कहते हैं कि एक जो है पचा जाना, पचा कर निगल जाना, निगल करके वो मीट करना, तब जा करके चीजें बनती हैं। हम केवल खा करके पचाए हैं, उससे चीजें नहीं बनती। तो मैं संजीव सर को साधुवाद देना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि अगला जो सम्मेलन हो उसमें मैं आऊं। मैं पिछली बार नहीं आ सका था, लोनी जी गए थे, कुछ ऐसे कारण बने थे। और कोई ऐसा विषय लिया जाए। फिर मैंने जो प्रश्न कल किया था उसी प्रश्न को फिर दोहराता हूं, और जरूरी नहीं है कि जो यहाँ एक्सपर्ट जुड़े हैं वही उसका उत्तर देंगे। हमारे बहुत बड़े साथी हैं यहाँ पे, कि भाई हम भारतीय काव्य शास्त्र को शोध के अंतर्गत किस प्रकार से लेकर के आए। कल कुछ एक बातें उन्होंने दीपक जी ने कही कि हम कह रहे हैं कि जब हम उदाहरण दे सकते हैं राम की शक्ति पूजा से, सुमित्रानंद पंत की कविताओं से, या बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं, जब हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र को लेकर के एकदम झंडा उठाए हुए हैं कि भाई अज्ञे के यहाँ मनोविश्लेषणवाद कहाँ, अस्तित्ववाद कहाँ है, निर्वैयक्तिकता कहाँ है, ये सारी चीजें कहाँ है, तो हम क्यों नहीं दूसरे कवियों में रस अलंकार और उस तरह की जो वक्रोक्ति छंद बनी है उसको ढूंढ करके एक नई हम पृष्ठभूमि तैयार करें। ताकि हुआ क्या है, जैसे मैं इलाहाबाद जब गया था एक लेक्चर देने के लिए, तो पत्र पत्रिकाओं पे वो लेक्चर था, बड़ा सुंदर 3 दिन का प्रोग्राम था। उसी समय संयोग से मैं जुड़ गया हिंदी प्राध्यापक परिषद से, तो इसलिए वो याद रहता है, वो तिथि भी मुझे याद रहती है कि किस दिन मैं जुड़ा था। तो वहां जब मैंने 3 दिन विद्वानों को सुना तो मुझे लगा कि भाई पत्र पत्रिकाओं पे बहुत काम हो सकता है। लेकिन वही जैसे मैं अपने विभाग से लेकर अन्य विभागों में जाता हूं और सब देखता हूं, तो मुझे लगता है कि एक खास ढर्रा बना हुआ है पीएचडी कराने का। भाई विमर्शों पे कर लो, प्रवासी पे कर लो, भाई पता चला कविता में जैसे शैली विज्ञान पे काम कम होता है ना, उसी तरह से आधुनिक हिंदी काव्य में भाषा को लेकर काम कम होता है, काव्य शास्त्र तो बिल्कुल ही नहीं होता है। तो मेरा यही सर कहना भी है और सुझाव भी है और विनती भी है कि यदि इतना महत्वपूर्ण, यहाँ 1000 से अधिक लोग हम जुड़े हुए हैं और सभी अपने अपने क्षेत्र के मर्मज्ञ विद्वान हैं, तो हम क्यों ना कोशिश करें कि हिंदी शोध में एक नई, आप कह सकते हैं कि एक नया वातावरण तैयार हो, एक नई निर्मिति को हम स्थान दें, ताकि बच्चों को भी लगे कि नहीं भाई ये बहुत हो गया, अब इस पे, जैसे मुझे इस बार कराना है तो मैंने पत्र पत्रिकाओं पे सिनॉप्सिस बनवाई है। तो कहने का मतलब है कि हम वही लकीर के फकीर बने रहेंगे, तो क्या होता है कि जब जो चीजें जब बहती नहीं है तो सड़ जाती है। भारतीय काव्य शास्त्र के साथ भी वही स्थिति होगी। अब ढूंढा जाता है कि भाई भारतीय काव्य शास्त्र के कौन कौन से महत्वपूर्ण विद्वान हैं, ठीक बात है, उनकी विशेषज्ञता हो सकती है, लेकिन हम सब अपने स्तर से क्यों नहीं उस चीज को हम समझ रहे हैं और क्यों नहीं उस चीज को बहुत बेहतर तरीके से क्लास में डिलीवर कर रहे हैं। ये भी मेरे लिए चिंता का विषय। सो मैं अपने स्तर पे भी कह रहा हूँ कि मैं, मतलब मुझे पढ़ाने के लिए कहा गया तो मैं साहित्य का इतिहास और हिंदी आलोचना और छायावाद पर्यंत और 20 तक जो कथेतर का वगैरह, लेकिन काव्य शास्त्र लेने से क्यों घबराहट सी होती है।
इसका कारण यही है कि ना हमने उसको ठीक से खाया, ना पचाया, ना हमने उसको, जब पचाया ही नहीं तो वोमिट कहाँ से करेंगे। तो ये जरूरी बात है। शेष तो इतनी सारी बातें अभी कही गई है, हमारे तिवारी जी ने भी बहुत अच्छी बातें कही कि भाई, लेकिन वैश्विक स्तर पे क्या होता है कि प्रत्येक साहित्य की एक अपनी संरचना होती है, उसकी एक बनावट होती है, उसका एक अपना अतीत होता है, उसका एक अपना वर्तमान होता है। ठीक बात है कि संस्कृत से हम सब जुड़े हुए हैं, लेकिन अब चाइनीज में, स्पेनिश में, जर्मन में, इटालियन में, जैसे नागवा जी थॉट ऑन लिटरेचर पढ़ाते थे, तो मैंने एक बार पूछा कि थॉट ऑन लिटरेचर में होता क्या है सर, क्या पढ़ाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि उसमें जो है, जो पाश्चात्य चिंतक जो महत्वपूर्ण अपना उपपत्ति देते चले आए हैं, उसको हम हिंदी साहित्य से जोड़ते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है कि हम उस चीज को हिंदी साहित्य से जोड़ करके अपने बच्चों को लाभान्वित करते हैं। तो ये सारी कुछ बातें हैं सर, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि मैं एक बात कह दूं, संजीव सर भी हंसेंगे, मैं एक बार शाम में सुन लेता था, फिर मैं सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग जगता हूं, तो फिर मैं 1.5 घंटा मैंने 6 दिन से रखा था उसके लिए, बिना कोई काम किए हुए है, कि 1.5 घंटा फिर मैं सुनता। तो 3-4 लेक्चर बहुत क्लियर हो गए। अभी 2-3 लेक्चर थोड़ा सा अस्पष्ट हैं, तो मैं उसे फिर सुनूंगा 1-2 बार। कल 2 दिन छुट्टी है, तो मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ स्पष्ट हो जाए। बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। और इस मंच को हमें बहुत आगे लेकर के जाना। और ये तो होता ही है, कल कोई भी समूह बनता है तो उसमें कुछ एक काल नेमी प्रवेश कर जाते हैं, तो उन काल नेमियों का भी हम अपने हिसाब से उसका जो है हम इलाज देखेंगे क्या है कैसे है। लेकिन इस परिषद पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, मेरी बस यही इच्छा है। उस दिन इसलिए मैं उस दिन टिप्पणी की थोड़ा सा, मैं मुझे बहुत अजीब लगा कि आपके घर में जा करके मैं ये बात कह रहा हूं कि भाई आप बताइए, आप जो है आप इस विषय पर शोध कराने वाले कौन है, जबकि मैं ही बैठा हुआ हूँ भाई, मुझे क्यों नहीं पूछ रहे हैं? मैं कुछ कहना चाहती हूँ इस विषय पर। जी जी, सर, मेरे यहाँ प्रोफेसर ज्ञानचंद्र रावल जी थे, अभी 2019 में वो सेवानिवृत्त हुए हैं, और जी मैम। उनकी अधिकांश जो शोध उन्होंने कराए हैं वो काव्य शास्त्र को लेकर के ही कराए हैं, जी हिंदी साहित्य के विषय को चुन करके और काव्य शास्त्र से जोड़ करके ही उनके अधिकांश शोध हुए हैं। तो उनका अनुकरण हमें करना चाहिए, और मैं तो अभी नवनियुक्त हूँ। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, फिर वही बात आ जाती है विशेषज्ञता की। अगर मेरी विशेषज्ञता इस क्षेत्र में है तो हम उसी पर काम करवाएंगे। मेरा सवाल है, मेरा प्रश्न है कि भाई हम सब विषयों पर क्यों नहीं करवा रहे, यह प्रश्न है। अब मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी, जी मैम, वही तो मैं कह रहा हूं कि किसी विद्यार्थी की इच्छा है कि हम काम करें काव्य शास्त्र पे, और जिसको काम करवाना है वो जबरदस्ती सिनॉप्सिस बनवा दिया उसको जो है प्रवासी पे, ठीक है, समापन है कि नहीं, या किसी और विषय पर बनवा दिया। तो अब तो उस बच्चे के साथ जब मैं पीएचडी कर रहा था तो पालीवाल जी कहते थे कि देखो, शोध का विषय चुनना आधी पीएचडी हो जाती है। अगर आपने शोध का विषय और शोध निर्देशक ढंग का आपने चुन लिया तो आपकी आधी पीएचडी वही हो गई। और मैंने यहाँ बच्चों को जूझते हुए देखा। तो मेरा कहना यह है कि जो स्कॉलर है वो तो करेंगे ही करेंगे, जिसका जो अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। मैं ये कहना चाह रहा था, हम सभी शिक्षक हैं, हम अपने शोध में वेरिएशंस क्यों नहीं ला रहे, ये बात ठीक है। मैम, बहुत धन्यवाद सर, संजीव सर, राजेश हमारे भाई साहब, और प्रवीण जी, दीपक जी, और बहुत सारे जो इससे किसी न किसी रूप में जुड़े हैं, सभी साधुवाद के पात्र हैं। और एक मैंने प्रतिबद्धता देखी कि सामने के सेमिनार में संख्या घट जाती है, भोजन की भी व्यवस्था है वहां पे, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, के बावजूद भी पहले सत्र में गहमागहमी रहती है, दूसरे सत्र में संख्या जूझनी पड़ती है। यहां मैंने देखा कि 6 के 6 दिन संख्या लगभग 99, 100 प्लस रही। यही हमारे इस कार्यशाला की सफलता का द्योतक है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। और अभी तो हम लोग शिशु आलोचना के क्षेत्र में हैं, आगे जैसे जैसे आप लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर, सबको धन्यवाद ज्ञापन कीजिए। मैं बहुत आदर पूर्वक डॉक्टर संजीव दुबे सर, जो हिंदी विभाग अहमदाबाद में विभाग अध्यक्ष और कला संकाय के अधिष्ठाता हैं, कुछ आदर आमंत्रित करता हूँ, सराहें और धन्यवाद प्रवीण जी। आज आप बहुत ही प्रसन्न लग रहे हैं, क्योंकि आपकी टीम ने जो इतना श्रम किया है, लगभग 15 दिन, उसकी सफलता आप सभी के चेहरे पर मुझे दिख रही है। जिनके वीडियो बंद है वो और ज्यादा प्रतिभा से कर रहे हैं।
एक बहुत अच्छी बात रही कि 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई, जब देश में कोरोना का समय चल रहा था, और धीरे धीरे जब उसके कार्यान्वयन की बारी आई तो चूंकि विश्वविद्यालय छोटा होने के नाते हम लोगों को कई सारी जिम्मेदारियां दी गई थी, तो उनसे जुड़ते हुए बहुत कुछ लगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में अगर हम लोगों को समय पर हम जगेंगे नहीं और चीजों को सही तरीके से अपने परिप्रेक्ष्य से साधेंगे नहीं, तो बहुत कुछ हमारे हाथ से छूट भी सकता है और बहुत कुछ हमारे पाले में आने से रह जाए। तो इन्हीं सब ये विचार जब मेरे भीतर चल रहा था, और मुझे लगता है कि विचार हमारे बहुत से साथियों के भीतर भी चल रहा था, और यही कारण है कि जब यह विचार बाहर आया तो हम सब एक जैसे सोचने विचार करने वाले लगभग 1000 साथी एक साथ एकजुट हो गए, और रोज व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, टूट जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, लेकिन एक व्हाट्सएप ग्रुप की इतनी बड़ी ताकत बनी कि हम लोगों ने साल भर के भीतर ही एक बड़ा सम्मेलन हमने बेंगलोर में आयोजित किया, और उसके बाद निरंतर आप सबके सहयोग से सक्रियता चल रही है। तो जैसा कि नामवर जी कहते थे कि नेता वह नहीं होता है जो आगे चलता है, नेता पीछे भी नहीं चलता, नेता वही है जो सब साथ चले। और मैंने कई प्रसंगों में ये बात कही भी थी कि हम लोग साथ चल रहे हैं, हम किसी को लेकर नहीं चल रहे हैं, हम सब जिम्मेदार लोग हैं, हम सब अपने विश्वविद्यालयों, अपने महाविद्यालयों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और इसलिए हम रोज उन मुश्किलों से दो चार हो रहे हैं जिन मुश्किलों के समाधान के लिए एक मंच की जरूरत महसूस हो रही थी। और वो सबके मन में जो विचार था वो एक दिन एक साथ एक अंकुर के रूप में, एक पौधे के रूप में वह अब पुष्पित पल्लवित हो गया है। तो निश्चित ही निशा जी, प्रियदर्शिनी जी, प्रमोद जी और विद्यासागर जी ने जो अपनी बात रखी उसको हम पाथेय के रूप में आगे ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि और बेहतर हम आगे आयोजन कर सके। शुरू में हमने जो बात कही थी, जिसको प्रियदर्शिनी ने स्मरण कराया, कि हमें आउटकम बेस्ड लर्निंग एंड आउटकम बेस्ड इवैल्यूएशन की दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि अब सारे जो मापदंड होंगे मूल्यांकन के, मूल्यांकन हो, विश्वविद्यालय मूल्यांकन हो, महाविद्यालय का मूल्यांकन हो, इन सब मूल्यांकनों में विभाग को अपनी ओर से सारी चीजें करनी पड़ेगी। और हमारे विद्यार्थी भी, हमारे पेरेंट्स भी अब जागरूक हो रहे हैं, और वो भी ये जानना चाहते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसका आउटकम क्या होगा। तो ऐसे में हमें अपने पाठ्यक्रम को आउटकम बेस्ड बनाना होगा, इवैल्यूएशन को आउटकम बेस्ड बनाना होगा, और इसके लिए हमें स्वयं अपने भीतर से ही प्रयत्न करने होंगे। और हम जो तैयारी करेंगे वह हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होगी बनिस्बत उनके कि हम दूसरों से चीजें ग्रहण करके अपने लिए उसको चिपका लेंगे या अपना काम चला लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब मिलकर इसमें हमारी मदद करेंगे। जैसा कि आप सब ने कहा, हम कई और कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, जिसमें भाषा विज्ञान की कार्यशाला और रोजगारोन्मुख और कौशल पर हिंदी शिक्षण संबंधी कार्यशाला पाइपलाइन में है। इसके साथ हम क्षमता संवर्धन व्याख्यान संचालित कर रहे हैं, जिसमें हम साहित्य के इतिहास और अन्य विषयों पर निरंतर व्याख्यान का क्रम भी जारी रखेंगे। आप सबने बहुत धैर्य से सुना। इंटरनेट की अपनी सीमा के बावजूद हम एक दूसरे से संवाद कर पा रहे हैं। एक बार पुनः मैं सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में निरंतर आप सबका विश्वास परिषद के साथ बना रहेगा। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।